नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक बस्ती टंकवाली में स्थायी मोर्चे के 14वें दिन आज सैकड़ों किसानों और मजदूरों ने भाग लिया और हरियाणा में अध्यादेशों का विरोध किया। किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू के गोले और पानी के तोपों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाकर रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें 8 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे कृषि सचिव के साथ वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए गंभीरता से नहीं दिख रही, क्योंकि किसान संघ की प्रधानमंत्री के साथ बैठक होनी है, ना कि एक सचिव स्तर के अधिकारी के साथ, जो 3 कृषि अध्यादेशों को निरस्त करने की स्थिति में नहीं था। हाँ, मैं सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान। अज साडा ये मोर्चा 15वें दिन 14वें दिन में दाखिल हो गया तो अज असी पुतले फूके आ जो लाठीचार्ज होया हरियाणे दे विच, कल भी होया अज भी होया, उहदे विरोध दे विच सरकार की निखेधी करदे हरियाणा सरकार की मोदी सरकार के इशारे ते वो कर रही है। उहदे अज पुतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते खट्टर मनोहर लाल खट्टर हरियाणे के मुख्य मंत्री का पुतला फूक के असीं रोस मुजाहरा किया वा ते अपना रोस ज़ाहिर किया वा ते इस दे नाल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ 2:30 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच और ज्यादा कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ने के आसार बने। धान की कटाई के बाद किसानों द्वारा खेती में फसल कटाई के बाद फसल के बचे अवशेषों को जलाने का सिलसिला बस्तूर जारी। कृषि विभाग ने ऐसे 98 किसानों की लोकेशन को किया ट्रेस। 78 जमीन मालिकों का लगाया पता, जहां खेतों में लगाई गई अवशेषों में आग। कृषि अधिकारी आदित्य डबास ने कहा, ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर प्रदूषण फैलाते हैं। देश भर में इस समय कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जिसकी चिंता जताई है। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा मेन लक्षण लंग्स के ऊपर रहता है।
ऐसे समय में जिस समय कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, ऐसे समय में अगर वातावरण में पोल्यूशन बढ़ता है तो और ज़्यादा संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता है। ये ठीक बात है जो बिकॉज इस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हम सबको पता है जो कोरोना वायरस का जो मेन इन्फेक्शन है वो लंग्स के ऊपर रहता है। तो ऐसे समय में जब कोविड की महामारी चल रही है और केसेस काफ़ी आ रहे हैं, उसी समय पे अगर हमारा वातावरण में या इसमें पोल्यूशन होता है किसी भी कारण से हो, चाहे वो इस धुएँ से हो और वो चीज़ें और एग्जेजरेट कर सकता है। और इसलिए हम ये सभी को लोगों को हम बार बार लोगों को अपील भी करते हैं कि जब वो बाहर निकलें प्रॉपर मास्क पहन के रखें। पोल्यूशन से भी बचाता है और एक दूसरे से संक्रमण से भी बचाता है। तो नेचुरली ये इस चीज़ों को कंटेल करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह का पोल्यूशन ना हो। सर, अगर जो पोल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए या बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, जैसे कोरोना चल रहा है। नहीं, देखो नॉर्मल टाइम पे भी अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वो जितने भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं, एस्थमेटिक केसेस हैं, उन सभी को प्रॉब्लम आती है। और इस समय तो और भी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है और उसका मेन इफेक्ट जो है वो लंग्स पे होता है। और साथ में जो लोग ठीक भी हो जाते हैं पोस्ट कोरोना जो पेशेंट्स हैं उसमें भी कई देर तक इनका पल्मोनरी इफेक्ट देखने में आया है। तो इसलिए पोल्यूशन जो है, ऑफ कोर्स पोल्यूशन का एक गलत असर और बुरा असर पड़ सकता है। सर, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वो बिल्कुल सबसे पहले तो यही है कि हम रूटीन में कोविड के लिए सावधानी बरतते हैं कि बाहर निकलें तो अपना मास्क वगैरह लगा के रखें और जहाँ तक हो सके बाहर तभी निकलें अगर हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोविड से भी बचना है। और अगर हमें उसके लक्षण हैं या उसकी पोस्ट कोविड इसकी दिक्कत है तो हमें पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से भी बचना है। देखिए, अभी तक जो एक्टिव फायर लोकेशंस हमारे प्राप्त हुए हैं वो 98 प्राप्त हुए हैं कि 98 जगह पर आग फार्मों में लगाई गई है। उनमें से 78 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये भी तफ्तीश करवा ली गई है कि ये किन किन फार्मर्स की ज़मीन है। तो इस कंडीशन में मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। अब ज़िले के अंदर 251 कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मशीन है और तकरीबन 25 इस साल हमारे पास बेलर भी आए हैं जो हमने किसानों को सब्सिडी पे दिए हैं। यानी कि मशीनों का कोई कमी नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर जो कोई किसान भाई जानबूझ करके या सिर्फ उसको आग के हवाले का प्रदूषण फैला करके दूसरे लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है या दूसरे किसान भी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कार्य निश्चित तौर पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या कितने अब तक कोई शिकायत वगैरह हुई? शिकायत हमारे पास से जो जागरूक किसान हैं, जागरूक आम जन जो जागरूक है, उनके फ़ोन आते रहते हैं कि फलां गांव में किसान ने आग लगाई हुई है। क्योंकि रोड से जब भी गुजरते हैं, और करनाल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट जीटी रोड के ऊपर है, राजमार्ग के ऊपर है, तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हमारे मिलती रहती हैं कि जिस जगह पे ये स्पॉट पे आग लगाई हुई है, वहाँ जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती तुरंत हमारा जो भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर कंसल्ट होता है वहाँ पहुँचता है, उसके आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर जो पोल्यूशन एक्ट के प्रोविजंस हैं या फाइन का प्रोविजंस है, दूसरा कोई FIR का प्रोविजंस है, वो सब कार्रवाई की जाएगी। किसानों को ज़्यादा कमाई और प्रदूषण से बचाव के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र व अंबाला के 100 गांव क्लाइमेट स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें आधुनिक खेती तो होगी ही, साथ ही किसी भी गांव में पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। पराली जलाने से जुड़ी चिताओं के बीच केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है। ये गांव बर्निंग फ्री होंगे। इस विधि में साल में महज 2 बार खेत जोतने की जरूरत होती है, वह भी फसल के हिसाब से। कई फसलों जैसे गेहूं, मक्का में इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर HS जाट बताते हैं कि करनाल के 30 व कुरुक्षेत्र अंबाला के 35 गांव में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर काम किया जाएगा। इन गांव में फसल अवशेषों में आग नहीं लगाई जाएगी, बल्कि ज़मीन में गलाकर खाद का काम करेंगे। स्मार्ट गांव जो हम बनाने
की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारा फार्मर स्मार्ट नहीं होता तब तक हम स्मार्ट गांव नहीं बना सकते। जो हमने सबसे पहले 2012 में शुरू किया था स्मार्ट गांव बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, हमने वो 25 जिलों से शुरू किया, 25 गाँवों से शुरू किया था करनाल ज़िले के। और उसमें से जो फंडिंग हुई थी वो हमारे को सीमेंट की तरफ से फंडिंग थी और CSSRI और सीमेंट दोनों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया था। जो 25 गांव में जो हमने क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने का जो मकसद था ये था कि जो हमारी 3 मुख्य प्रॉब्लम्स है हरियाणा की, जहाँ पर हम धान गेहूँ की खेती करते हैं, इन 3 प्रॉब्लम्स मुख्य है। उनमें सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, हमारी पानी का जो चूहा वो नीचे जाता जा रहा है, और तीसरा की जो प्रदूषण हो रहा है, वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें, उनको एड्रेस करने के लिए हमने बहुत सारी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो कि किसानों के पास हम गए, उनको हमने किसानों को अवेयर किया कि ये प्रैक्टिसेस हैं। यदि आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, चाहे वो प्रैक्टिसेस चाहे आपकी वाटर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लेबर से रिलेटेड हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कि यदि हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो जो हमारी जो तीनों प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं और हम देश के अंदर एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं देश के दूसरे किसानों को भी और हरियाणा और पंजाब के दूसरे किसानों को भी कि ऐसा करने से हमारी तीनों चीज़ें समस्याएं जो है वो चेक की जा सकती है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए? किसानों को जागरूक करने के लिए हम सीजन से पहले 1 महीने पहले ही हम कैंपेन शुरू कर देते हैं। जैसा कि यदि आजकल आप देखेंगे तो जो हरियाणा के करीबन 100 गांव है और पंजाब के भी करीबन 100 गांव है, जिसके अंदर की हम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं। उसके लिए हमने मोबाइल वैन लगा रखी है जिसके ऊपर आप देखोगे कि उसके ऊपर स्लोगन लिखे होते हैं कि पराली जलाने से क्या नुकसान है और पराली नहीं जलाने के क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम हर गांव के अंदर 40 से 50 किसानों के साथ हर रोज़ हम सभाएं करते हैं और उनको सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, न केवल पराली जलाने के बारे में कि पराली से क्या नुकसान होंगे, बल्कि इनको ये भी बताते हैं कि आपको गेहूं की बिजाई किस समय करनी है, गेहूं की कौन सी किस्म लगाएं, यदि आपकी ज़मीन कलर ज़मीन है तो कौन सी वैरायटी लगाएं, यदि आपकी सही ज़मीन है तो कौन सी वैरायटी लगाएं, और आप जो उसमें जो आप DAP कब दें, आपका जो नाइट्रोजन का डोज है वो कैसे दें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप अवेलेबल आजकल मार्केट में जिनकी वजह से कि आप नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है डॉक्टर साहब किसानों की ओर से? देखो, रेस्पॉन्स की यदि हम बात करें तो जब हम 2012 में जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने वाला सीमेंट के साथ मिलके, उस समय रेस्पॉन्स हमने 25 गांव में शुरू किया था। तो उस 25 गांव का जो रेस्पॉन्स को देखते हुए ये सीमेंट और CSSRI और बाकी स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हम सभी के साथ मिलके काम करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम करें ताकि जो भी टेक्नोलॉजी फार्मर्स को देनी है सब फार्मर्स को एक पैकेज के रूप में चली जाए। 25 गाँव के रिजल्ट्स को देखते हुए हमें ये लगा कि नहीं, किसानों का जो रुझान है बहुत ही अच्छा रुझान है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इसको आगे बढ़ा के अब 100 गाँव के आसपास हमारा करने का हमने लक्ष्य रखा है। और हमें उम्मीद है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आगे अगर ये सफल रहा तो आगे और जगह भी इसको लागू किया जाएगा? सर, यदि ये सफल रहता है तो जैसे मैंने बताया कि हम 25 गाँव से शुरू किए, हम 100 गाँव तक पहुँच गए, तो यदि ये सफल रहता है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे इसको लेके जाएंगे। उसके लिए हमें जिन भी डिपार्टमेंट्स की हेल्प मिलेगी या जिनसे हम हेल्प के लिए जाएंगे, हमें उम्मीद है कि वो भी हमें हेल्प करेंगे और हम इसको आगे तक ले जाएंगे, ताकि जो हरियाणा में जो पराली जलाने की समस्या है, सोइल की क्वालिटी की समस्या है, अंडरग्राउंड वाटर की समस्या है, इन सभी से निजात पाके हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लें, ताकि आज जितना हम पैदा कर रहे हैं आज के 10 साल बाद उतना ही पैदा हो, 50 साल बाद भी उतना ही पैदा हो, और आने वाली जनरेशन्स के लिए कम से कम अच्छी क्वालिटी का पानी ज़मीन के अंदर। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में इकट्ठे होकर आशा वर्कर्स ने अपनी आवाज सरकार के खिलाफ बुलंद की। पूरे हरियाणा से इस आक्रोश रैली में आशा वर्कर्स की पदाधिकारी पहुंची थी। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती आशा वर्कर्स हैं जो करनाल और उसके आसपास के जिलों से पहुंची हैं और सरकार को घेरने में जुटी हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार लंबे वक्त से विचार नहीं कर रही। सरकार और स्वास्थ्य मंत्री महज आश्वासन देते हैं लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं करते। इसलिए सरकार को जगाने के लिए आज करनाल में आशा वर्कर्स इकट्ठी हुई। आशा वर्कर्स की मांग है कि आशा वर्कर्स और NHM को स्थायी किया जाए, न्यूनतम वेतन और जोखिम भत्ता लागू करें,
प्रोत्साहन राशि में कटौती वापस करें, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जाएं, ऐसी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर सरकार के सामने कई बार आवाज़ उठा चुकी हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा था, तो उनको आश्वासन दिया है कि आने वाली 20 तारीख को दोपहर को 12 बजे एक डेलीगेशन का 8-10 लोगों का चंडीगढ़ में मिल पाएगा। तो सर क्या मांगे थी कोरोना काल में काफ़ी कार्य किया है? इनकी जो भी मांगे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करके जो भी मांग होगी उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे पूरे हरियाणा की नेतृत्वकारी आशा बहनें यहाँ पे पहुँची थी और साथ में करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत की सभी बहनें यहाँ पे पहुँची हुई हैं। सरकार ने हमें टाइम दिया है हमारी मांगों पे बात करने के लिए। 20 तारीख का 12 बजे का चंडीगढ़ टाइम दिया है। यदि सरकार हमारे बातचीत के माध्यम से हमारी समस्याओं का मांगों का समाधान कर देती है तो बहुत अच्छा होगा, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अन्यथा हम जो है 22 तारीख को गोहाना में रैली करेंगे और वहाँ से हम ऐलान करेंगे, हम बड़ौदा हल्के में हम भी जाएंगे और हम भी लोगों को ये बताएंगे कि सरकार ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है। सुरेखा, राज्य महासचिव, आशा वर्कर्स यूनियन, हरियाणा। पूरे हरियाणा बिना प्राइवेट क्लियरेंस के बीच चल रहे डिहाइड प्लांट्स को सील किया गया। वहीं यमुनानगर में भी इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्राइवेट मंजूरी के बिना चल रहे 7 फॉर्मल डिहाइड प्लांट्स को सील किया गया। नोटिफिकेशन के तहत इन प्लांट्स को चलाने के लिए उन्हें प्राइवेट मंजूरी लेनी होगी। प्राइवेट मंजूरी के बिना चल रहे 7 फॉर्मल डिहाइड प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील किया है, जिसमें एप्लोक्लाइट प्लांट, डिसेंट ड्रग्स प्लांट, साइक्नोकम प्लांट, ओमकैम प्लांट, पावा प्लास्टिक प्लांट, जय भारत प्लास्टिक व गोयल ऑर्सिज प्लांट शामिल हैं। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही उनके खिलाफ कुरुक्षेत्र की प्राइवेट कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई नियमों की अनदेखी ना कर सके। नहीं, हमारे पास जानकारी है इनकी। इसमें जब भी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हमारे पास अप्लाई करता है, हम उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप के ऊपर EIA नोटिफिकेशन लागू होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जो EIA नोटिफिकेशन एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसमें जो अंडरटेकिंग यूनिट को देनी होती है हम इसमें कवर हैं। अगर वो कवर होते तो हम उसकी एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं करते। तो इन्होंने हमें रॉन्ग अंडरटेकिंग दी हुई है कि ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस में कवर नहीं होते। फिर उसके बाद भी जो हमने NOC वगैरह इनको जारी करी है वो भी कंडीशनल जारी करी है कि आप के ऊपर अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस लागू है तो आपको ये लेनी पड़ेगी। बस मैं मोटा मोटी बात करूं तो 9 यूनिट हैं जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस 2006 के तहत कवर्ड है। इनमें से 2 यूनिट ऐसे थे जो कि अभी स्थापित हुए थे, चले नहीं थे, तो उनकी तो क्लोज़र की कोई कार्रवाई बनती नहीं क्योंकि वो कभी चले नहीं। तो उनकी बाकी हमने NOC उनकी विड्रॉ कर ली है। उसके अलावा जो 7 यूनिट है उनके ऊपर हमने क्लोजर एक्शन ले लिया। हाँ, मेरी नॉलेज में भी आया था और इसके बाद जैसे ही मेरे पास कंप्लेंट टेलीफोनिक में, मैंने इमीडिएटली अपने फील्ड ऑफिसर्स को भेजा इनको चेक करने के लिए। तो इसमें से मेरे को मेरे ख्याल से 2 यूनिट हमें मिले थे जो सील तोड़ के चला रहे थे। हमने उनको रीसील कर दिया दोबारा से और उसके ऊपर जो लीगली कार्रवाई होगी सील तोड़ने की, वो जो पहले की कार्रवाई है उसके साथ जोड़ दी जाएगी। उसके अलावा कि वो दोबारा से सील तोड़ के ना चले, हमने डबली इंश्योर करा, उनके बिजली कनेक्शन हमने कटवा दी। मैं तो टेक्निकली ही आपको बता सकता हूँ, इनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर हम इनको अलाउ कर पाएंगे। इन सबका जो है कमीशनिंग पीरियड अलग अलग है, कोई एक साथ सारे एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। कोई 2010 का भी है, 12 के भी, 18 के भी 2-3 प्लांट हैं, 2018 में आए थे, 17 में आए थे। कमीशनिंग डेटा कमीशनिंग सबकी अलग अलग है। वो भी कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है, तो वो मैं देखता हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर बनेगा कैलकुलेट करने का। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन एक्शन भी इनके खिलाफ लेंगे हम एनवायरनमेंट एक्ट में, जो कि एनवायरनमेंट कोर्ट क्षेत्र में चलेगा। ये जो फॉर्मल्डिहाइड प्लांट है बेसिकली, ये हमारे पास एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है 14 सितंबर 2006 की।
EIA नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की नोटिफिकेशन है। इसके तहत कुछ प्रोजेक्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं, मोटा मोटी 9 तरह के प्रोजेक्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं इसमें मेजर प्रोजेक्ट भी हैं जैसे पावर प्लांट, फर्टिलाइज़र, डिस्टिलरी, शुगर मिल्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जो हमारे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है वो सेक्शन 5 में कवर हैं और उसका जो सेक्शन का 5F है, 5F में फॉर्मल्डिहाइड यूनिट है, ये इस टाइप के यूनिट कवर्ड है हमारे। तो हमारे जो प्लांट थे, मैं तो आपको यमुनानगर की स्थिति बता पाऊँगा, तो इसमें इनके पास एनवायरनमेंट क्लीयरेंस चाहिए होती है EIA नोटिफिकेशन के तहत, वो इन्होंने एनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं ली हुई थी, इसी कारण इनके ऊपर कार्रवाई। यमुनानगर के जगाधरी स्थित श्री नगर कॉलोनी में अचानक लगी एक घर में आग। जानकारी के अनुसार घर में पटाखे रखे हुए थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से उनमें आग लग गई और पूरा घर धमाकों से गूंज उठा। धमाके इतनी तेज थे कि घर की खिड़कियां भी टूट गई और दीवारों में दरार आ गई और घर का सारा सामान तहस नहस हो गया। वहीं घर में मौजूद 2 बच्ची समेत उनकी दादी भी झुलस गई। जगाधरी स्थित श्रीनगर कॉलोनी में एक घर पटाखे के धमाकों की आवाज से गूंज उठा। पटाखों में आग लगने की वजह से घर में भी आग लग गई। घर की खिड़कियां तक टूट गई और घर का सारा सामान तहस नहस हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में घर में मौजूद बुजुर्ग महिला और 2 बच्चे झुलस गए, जिनमें 65 बुजुर्ग वर्षीय महिला और एक 15 वर्षीय लड़की, 12 वर्षीय लड़का है, जिन्हें जगाधरी सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। श्रीनगर कॉलोनी में आग लगी है एक मकान में जी। मौके पर पहुंचे हैं तो पता लगा वहाँ किसी ने पटाखे रखे हुए थे और संजय कुमार नाम का व्यक्ति है जिसने पटाखे रखे हुए थे। उनमें घर काम करते हुए वहीं पर वो रह रहे थे मकान में, किराए का मकान है 3 फिलहाल, और उसमें आग लगी है। कैसे लगी है पता नहीं, मुझे तो कारण पता नहीं है कुछ भी। और उसमें 3 व्यक्ति इंजर्ड हो गए हैं। एक संजय कुमार की मदर है राजरानी, 2 बच्चे हैं। जांच कर रहे हैं, जो पहुंचे अभी मौके पे गए थे और वो हॉस्पिटल में आए हैं इंजर्ड का हाल पूछने के लिए। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था। अभी ये पटाखे उन्हें बेचने के लिए रखे हुए थे या अपने बजाने के सर घर पटाखों से घर में भी आग लगी है, पता लगा इंक्वायरी कर रहे हैं। लगभग ज़्यादा कोई खतरे वाली बात नहीं है फिलहाल, बाकी तो डॉक्टर बताएंगे। क्या हुआ? दुकान पे था जी पता है जी, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ अचानक, एकदम आग लगी। तो मैं दिवाली पे वहाँ दुकान लगाता हूँ SDM रोड पे, तो थोड़ा सा सामान लेके रखा हुआ था उसके कारण। तो कौन कौन अब बच्चे ठीक हैं जी, बिल्कुल खतरे से बाहर। कौन कौन था जी घर पे इस वक्त? कोई भी नहीं था, 2 बच्चे थे, माता जी थे। कैप्टन के फार्म हाउस का घेराव करने जा रहे आप विधायक और कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। पंजाब में हुए स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को SIT द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को फार्म हाउस में कुछ ही दूरी पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे के साथ साथ मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਣ।
ਦੇਖੋ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਆਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਆਪਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ। ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਫਰਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਫੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਹੋਏ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਤਾ ਨੇ। ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 90 ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਚੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਪੱਖ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋਸ ਵਜੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1200 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ 1200 ਕਰੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਚੋਰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੋਰ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਣ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਕੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਅ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 600 ਬੱਸਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 60 70 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਰਹੂਗੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਫਸਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।